अब तक सभी बस में अपनी 2 घंटे की यात्रा कर चुके थे और सभी बस में अपनी धूम मचाए हुए थे क्योंकि सारे के सारे एक साथ थे और कोई कहीं किसी से पीछे नहीं होने वाला था क्योंकि इस समय सभी अंताक्षरी खेल रहे थे। तभी पीयूष बोलता है, यार इतना गाते गाते तो मेरा गला ही सूख गया। क्या किसी ने कुछ लाया है? ये सुन प्रिया बोलती है, मैं खाने को तो लाई हूँ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं जिसको पी के मजा आ जाए। ये सुन सनाया प्रिया को घूरते हुए, तुम क्या चाहती हो? ठंडी में ठंडा पीना है? ये सुन प्रिया बड़े ही नजाकत से बोलती है, अजी ठंडी में कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है? मैं तो हॉट ड्रिंक की बात कर रही हूँ जिसको पीने से शरीर के अंदर गर्मी चढ़ती है। ये सुनते ही आन्या जोर से बोली, इसका मतलब तुम शराब की बात कर रही हो? उसकी यह बातें सुनते ही रोहन तपाक से बोलता है, ओहो भाभी जी, मतलब आपको यह बातें समझ आ गई। ये सुनते ही आन्या गुस्से में अपने पैर रखे हुए बैग को उसके ऊपर खींचकर मनरती है और बोलती है, तुम चुप रहा करो, मुझसे बात भी मत करो। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ तो क्यों तुम्हारे मुंह में खुजली हो रही है बात करने की? अभी कुछ बोल दूंगी तो अपने भाई के पास रोते हुए जाओगे। ये सुन रोहन अपना मुंह अजीब सा बना देता है। वहीं राहुल आन्या के पास बैठते हुए और उसे कसकर पकड़ते हुए बोलता है, भाभी यह सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हम आपके साथ हैं और टेंशन नॉट, हार्ट ड्रिंक की व्यवस्था मैं कर दूंगा, या यूं कहा जाए मैंने कर रखी है। उसकी यह बातें सुनते ही सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी प्रिया उसके हाथों से नजर उतारते हुए बोलती है, हाय मेरा प्यारा देवर, तुमसे ज्यादा तो समझदार यहाँ कोई है ही नहीं। ये कह रोहन को घूरने लगती है। रोहन मन ही मन बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन बच्चों में मैं ही सबसे ज्यादा बड़ा होकर फंस चुका हूँ। रोहन की स्थिति देख पीयूष उसके बगल में बैठ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो जनाब क्या इरादा है आपका? ये सुन रोहन बोलता है, मैं बस इतना जानता हूँ, मेरे भाइयों को पता चलेगा तो तुम सबकी खैर नहीं। ये सुन कीर्ति आईब्रोज ऊपर करते हुए, और ये बताएगा कौन? ये सुन एक पल के लिए बेचारा रोहन हवा टाइट हो जाता है क्योंकि एक तरफ से सारे के सारे उसे खा जाने वाले नजरों से घूर रहे थे। वो समझ जाता है कि यह सारी नारियां एक साथ है और सभी के सभी फुल मूड में एंजॉयमेंट के लिए है। ये सुन रोहन अपने हथियार डालते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, पर खुद से पता चल जाए तो उसकी जिम्मेदारी तुम सभी मेरे मत्थे मता मरना। ये सब बोलते हुए सभी आपस में ही लगे थे। तभी पीयूष सनाया को देख बोलता है, और टीचर साहिबा क्या फायदा आपके रहने का जब हम यहाँ रंग जमा रहे हैं और आप इतनी शांति से बैठी है। फिर उसे थोड़ा हाथों से धक्का देते हुए बोली, जरा अपने इस महबूब को एक गाना तो सुनाए। ये सुन सनाया उसे घूरती है तो सभी उसे जिद करने लगते हैं क्योंकि सनाया की आवाज काफी प्यारी थी। सनाया सभी के चेहरे को देखती हैं जो सभी एक्साइटमेंट से उसे ही देख रहे थे। वह आंखें बंद कर गाना एक गुनगुनाती है जो ऐसे था, लग जा गले की फिर यह रात हंसी रात ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में यह बात हो ना हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले की फिर यह हंसी रात ना हो। ये गाना गाते हुए सनाया आंखें बंद कर जैसे कहीं खोसी गई थी। उसे अपने वीर और आदित्य अर्जुन के साथ बिताए हुए वह पल याद आते हैं जब सभी एक साथ थे। सभी लड़कों में इकलौते वही लड़की थी जो उन सभी के साथ रहती थी, उन सभी की नखरे उठाती थी। रावी तो अपने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए बिजी थी, बहुत कम ही आया करती थी। वही सनाया को वह पल भी याद आता है जब सभी खाने के लिए कितनी ज्यादा जिद करते थे, एक साथ मिलकर बनाते थे, एक साथ मस्ती करते थे। उसी में उसे वह पल भी याद आता है जब वह आदित्य करीब थी।
पर उसके बाद आदित्य उससे कटा कटा सा रहने लगा था, जो उसके लिए एक तकलीफ से कम नहीं था। पर यह सब सोचते हुए गाते हुए उसके आंखों से हल्के आंसू आ जाता है, जिसे सिर्फ पीयूष देख रहा था, क्योंकि वो उसे गाने से उसके दर्द को देख रहा था और सभी अपने एंजॉयमेंट में थे। पर सनाया को उन्हीं यादों में पीयूष भी दिखता है, जो हर पल उसके आगे पीछे घूमना, उसे परेशान करना, हर पल उसके साथ रहना, उसे समझना, ये सब याद आते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। कुछ देर बाद वह अपनी आंखें खोलती है तो सभी तालियां बजाते हुए शूटिंग करने लगते हैं। उनकी हुटिंग की इतनी तेज आवाज सुन गाड़ी में बैठा अर्जुन कुढ़ते हुए बोलता है, तो इसीलिए ये सारे के सारे हमें अलग कर एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये सुन सिर्फ वीर बोलता है, मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम सच में उनके आगे उनके गार्डियन हैं और वो सारे बच्चे जो अपने एंजॉय के लिए अपनी हम से दूर रहना चाहते हैं। ये सब सुन आदित्य एक जगह गाड़ी रोकता है तो वीर बोलता है, क्या हुआ? ये सुन आदित्य बोलता है, इसके आगे के रास्ते पर कुछ नहीं मिलेगा। वह साइड में इशारा करता है जहां पर एक ढाबा वाला रेस्टोरेंट था। दोपहर के 2 बज चुके थे। वही जस्ट पीछे भी कुछ ऐसा ही हाल था। सभी की तालियां की आवाज सुन आशिमा पूरे रास्ते सिर्फ अधिराज को अपने खा जाने वाली नजरों से घुरे जा रही थी, जिसे अधीरा को कोई फर्क नहीं था और आखिर में खुद ही तिलमिलाकर चुपचाप आंखें बंद कर सीट पर सिर टिका देती है। वही जब अधीरा अपनी आंखें टेढ़ी कर आशिमा को देखता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। पर तभी वह अपनी आंखें दूसरी तरफ करता है तो उसके चेहरे के भाव ही अलग हो जाते हैं। वही वह अपनी भी गाड़ी आदित्य के पास रोकता है। आदित्य जो गाड़ी से उतर चुका था, अधीरा जैसे ही उतारता है वैसे ही आदित्य उसे आंखों से कुछ इशारा कर आगे बढ़ जाता है। अधीरा बाहर निकलता है। तब तक उन सब की बस भी रुक चुकी थी। सभी का अंताक्षरी आधा अधूरा होने पर सभी बाहर देख रहे थे, तभी आदित्य बस का दरवाजा खोलता है तो शिवी आदित्य को देखते हुए चिढ़कर बोली, भाई आपने गाड़ी क्यों रोका? हम इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और आपने गाड़ी ही रुकवा दी। यह बोल ना खुशी से आदित्य को देखने लगती है। ये देख आदित्य उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है तो फिर चलिए, हमें तो लगा था आप सभी को भूख लगी होगी। ये सुनते ही शिवी की आंखें चमक से जाती है आए और वह वैसे ही बस से आदित्य के ऊपर गले में हाथ रख कूद जाती है तो आदित्य उसे संभालने के लिए कमर से होल्ड कर बोलता है, आराम से बच्चा। ये बोल उसे जमीन पर उतारता है। वही खिड़की से आन्या दोनों को ही घुरे जा रही थी। ये देख कीर्ति बोलती है, कूल डाउन मेरी बहना, वह उनकी बहन है, ये बात कभी मत भूलना। ये सुन आन्या उठकर खड़ी हो बड़े ही नजाकत से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बुरा लगा? मुझे भी पता है कि वो बहन है उनकी। फिर मन में बोलती है, इसीलिए अब तक मेरी प्यारी बहन अपने पैरों पर खड़ी है। नहीं तो मेरे आदित्य के पास कोई जाए तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूं। ये बोलते हुए वह भी बस के डोर पर जाकर खड़ी हो जाती है। सभी बाहर पिछले डोर से निकल चुके थे। आन्या जैसे ही डोर पर खड़ी होती है तो सभी बाहर निकल उसके उतरने का इंतजार करने लगते हैं। पर आन्या बस सभी को देखकर एक स्माइल पास करती है। वही आदित्य भी उसके उतरने का ही इंतजार कर रहा था। तभी आन्या पीछे मुड़ जाती है। अब उसका चेहरा बस के अंदर था और पीठ उन सभी की तरफ। आन्या बस के चढ़ने वाले जगह पर ही थी। तभी आन्या अपने हाथ फैलाकर आंखें बंद कर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ खुद को ढीला छोड़ देती है। उसके ऐसा करते ही वो पीछे गिरने को होती है तो सभी के मुंह से चीख सी निकल जाती है। वही आदित्य जो शायद आन्या की हरकत को पहले ही समझ चुका था, वह आन्या के गिरने से पहले ही वो उसके आगे बढ़ जाता है। आन्या लगभग आधे से ज्यादा लुढ़क चुकी थी। तभी वह जमीन पर गिरती कि वो किसी की बाहों में जा चुकी थी।
यह महसूस कर आन्या के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही आदित्य गुस्से में उसे पलटकर खड़ा करता है और डांटते हुए बोलता है, पागल हो गई हो, अभी तुम्हारा सर फट जाता। ये बोल उसे घूरने लगता है। तभी आन्या उसके गले में हाथ डालते हुए बोलती है, मुझे विश्वास था कि आप मुझे गिरने नहीं दोगे। ये बोल एक आईब्रो उचका वह शिवी को देखती है। ये देख शिवी मन ही मन बोलती है, जलनखोर औरत। आन्या शिवी को दिखाना चाहती थी कि आदित्य की नजर उस पर भी है। वही कीर्ति खुद से ही बोलती है, हे भगवान, इन दोनों लोगों का आदित्य जीजू को लेकर कब पजेसिव खत्म होगा। कुछ देर बाद सभी ढाबा के अंदर जाते हैं और वहां अपने अपने पसंद के अनुसार अपना डिश ऑर्डर कर अपना एंजॉय करने लगते हैं। वहां पर रेस्टोरेंट तो था लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वह जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहा था और इसी ढाबे के बाद जंगल की शुरुआत थी। पर फिर भी खाना बहुत लजीज बना था। उन सब के बीच में यदि कोई सबसे ज्यादा शांत था तो सिर्फ निम्मी। उसकी आंखें नम थी क्योंकि सभी हंसी मजाक कर रहे थे और वह भी मुस्कुरा रही थी। पर जिससे उसकी सबसे ज्यादा बनती थी वह तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसे ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वो उसके लिए मायने ही नहीं रखती। उसका तो रोने का मन कर रहा था या फिर उसे लग रहा था कि वह यहाँ से चली जाए। वही जानवी चुपचाप चोरी चोरी नजरों से रोहन को ही देखे जा रही थी। वही पीयूष, आन्या, प्रिया, राहुल सभी अपने में ही मस्त लगे हुए थे। वही आशिमा वहां के हर खाने को कब से ना नुकुर की हुई थी। उसे भूख भी लगी थी पर उसे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। ये देख तो सभी परेशान से हो गए थे। वही आन्या बोलती है, हे भगवान, प्रेगनेंसी में भी कैसे कैसे मूड स्विंग होते हैं। ये सुन आशिमा उसे घूरते हुए बोलती है, मेरे कोई मूड स्विंग नहीं है, यहाँ का खाना ही अच्छा नहीं बना है। कुछ देर बाद सभी बस के पास इंतजार कर रहे थे क्योंकि अधीरा कहीं गया हुआ था। कुछ देर बाद अधीरा वहां आता है और चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। आशिमा ना चाहते हुए भी वह कार में बैठ जाती है। वही सभी फिर से अपने बस में बैठ जाते हैं और आगे आदित्य की गाड़ी, पीछे अधीरा और बीच में बस चल रही थी। उन सब को पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी। उन सब की एक जगह पर गाड़ी सभी की रुकती है। सभी बाहर निकलते हैं। वही बाहर निकलते ही सभी का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। एक हफ्ते बाद, अब तक सब कुछ शांत हो चुका था। अनुराग की मौत की खबर पूरे मीडिया को तहलका मचा चुका था। एक आतंकवादी जो इतने बड़े कॉलेज में आकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया था, किसी को नहीं पता था कि वह आतंकवादी यहाँ क्यों आया था और यह बात छुपाया भी नहीं जा सकता था। वजह ये था, कॉलेज के इतने लोग ने अनुराग को दहशत फैलाते हुए देखा था। किस किस का मुंह बंद करवाया जा सकता था। इसलिए आदित्य के प्लान के हिसाब से अनुराग को आतंकी घोषित कर दिया गया था। पर बताया गया था कि अनुराग की आइडेंटिटी गलत थी। वहां इस नाम से इंडिया में आता जाता था, हर जगह एक इंडियन बनकर घूमता था, पर असल में वह अब्दुल अली था और पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया था। वह राजवंश परिवार को अपने चपेट में लेकर कुछ डिमांड करना चाहता था, पर सही समय पर पुलिस ने एक्शन ली। किसी को खबर तक नहीं थी कि यह काम किसने किया, पर पूरी पुलिस अंडरवर्ल्ड जानती थी कि यह काम एएसआर ने किया है। पर जैसा कि एएसआर कोई सबूत ही नहीं छोड़ता था कि किसी को खबर तक हो, वही अशरफ को, उसका साथी अशरफ को भी पेश किया गया था। यही दूसरी तरफ अब तक आन्या और कीर्ति को भी नॉर्मल होने में बहुत दिन लगा था। कीर्ति के घाव भी अब तो ठीक होने लगे थे क्योंकि कट ज्यादा तो नहीं लगा था, पर जहर उसके बॉडी पर लगने से उसकी शरीर पर एक रेसेस हो गया था जो अब धीरे धीरे दवा के असर से कम हो रहा था। उसके उलट आन्या सबके सामने खुश तो रहती थी और उसके दिमाग में अनुराग ने अपनी बात छोड़ दी थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। कभी उसने आज तक सोचा नहीं था, अब वो सोचने पर मजबूर हो गई थी।
क्योंकि आखिर वह जब से बड़ी हुई है तब से उसे हमेशा छुपाया जाता था। जब वो उसकी आइडेंटिटी छुपाई गई, हर बार उसे किडनैप किया जाता है, उसके वजह से उसके अपनों पर वार किया जाता था। पहले तो उसे लगाकर शायद वह एसआर की वाइफ है इसलिए उसके ऊपर ये हमले होते हैं। पर अब उसे यकीन हो गया था कि जरूर यह सब उसकी वजह से है। वहीं मारिया का ये रूप देख वह हैरान थी, अपनी मां को इतनी तेजी से बंदूक चलाते देख, किसी को बेदर्दी से मारते देख उसके मन में कैसे ना सवाल उठता। वहीं दूसरी तरफ आशिमा इन एक हफ्तों में कुछ ठीक हो गई थी। उसे भी अशरफ और अनुराग के मौत के बारे में पता चल चुका था। राघव को पता चल गया था कि आसिमा ठीक है, पर वो उससे मिला नहीं था। वो इन कुछ दिनों में नेहा के साथ ही था क्योंकि नेहा का अपना कोई नहीं था जो उसका ख्याल रख सके और वह भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। वही आलोक के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो शुरुआत कहाँ से करें। वही सौरभ की हालत बेहद खराब थी। उसे उसकी अभी कोई भी घाव पूजा नहीं था, पर पहले से ही बेहतर महसूस कर रहा था। सुधा थोड़ी गुमसुम सी हो गई थी। इन हादसों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। एक बार अपने प्यार को अपने से इतनी दूर बर्दाश्त कर चुकी थी, फिर आंखों के सामने उसे जानवरों की तरह ले जाना, और उसे मेंटली काफी डिस्टर्ब किया गया था क्योंकि जैसे जैसे सौरभ को मार पड़ती वह चीज सुधा को दिखाई गई थी, जिसे देख सुधा तड़प सी गई थी। आलोक के कहने पर अब सुधा और सौरभ को कपूर हाउस ही रहना था। वहीं दूसरी तरफ जानवी भी अब तक अपने ट्रॉमा से बाहर आ चुकी थी। आशिमा की हालत को देखते हुए मारिया ने उसे कपूर हाउस चलने को बोला था, पर अधीरा ने ये कहकर मन कर दिया कि कपूर हाउस थोड़ा दूर है और उसे हमेशा काम के लिए जाना पड़ता है, पर आदित्य ने उसे राजवंश हाउस में रहने के लिए मना लिया था क्योंकि इसके पहले वह राजवंश हाउस में ही रहता था। ज्यादातर वह अंडरवर्ल्ड का ही काम करता था, जिसके वजह से वह बाहर रहता था, पर जब भी आता था वह यहीं पर रहता था। उसने आदित्य से कहा था कि जब भी जरूरत होगी वह राजवंश हाउस आ जाएगा, पर वह अभी अपने घर पर रहना चाहता था। वही केडी को भी अशरफ की मौत का पता चल चुका था, उनकी भी मन में एक सुकून था। आखिर उस मौत का बदला लेना था। आखिर इसी वजह से तो वह भी खुद को इन काली दुनिया में झोंक दिया ताकि वह एक ताकत बटोर सके जिससे वह इस सभी से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना सके। वही आज एक नई सुबह हुई थी। सभी चीज जरूर ताजा लग रही थी। सुबह राजवंश हाउस में किचन में बर्तनों की खटखटाहट हो रही थी। वही विभा जी प्रिया को दकियाते हुए बोलती है, प्रिया आज आप सभी का कॉलेज जाना है। मेरे हिसाब से आप सभी को जल्दी जाना चाहिए और आप ये हमारे काम में लगी हुई है। ये बोल वो उस आटे की लोई लेने लगती है, तभी प्रिया बोलती है, माँ मैं ये काम करके भी तैयार हो जाऊंगी, अभी जाने में 1 घंटा बाकी है, आप तब तक बैठिए। विभा कुछ बोलती तभी पीछे से आन्या पीछे से कहते हुए, हाँ माँ आप चलिए, हम हैं ना, हम सभी सब संभाल लेंगे। विभा और प्रिया उसे अजीब नजर से होती है तो आन्या देख बोलती है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अगर एक शब्द तेरे मुंह से कुछ ऊँट पटा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, भूल मत, मैं तेरी जेठानी हूँ। उसकी यह बात सुन वहां खड़ी विभा मुस्कुराते हुए चली जाती है। वही प्रिया उसे अजीब नजर से देखते हुए, और मैडम जेठानी हो तो जेठानी वाला काम भी किया करो, बैठ के तो बस रोटियां तोड़ती हो। आन्या कुछ बोलती और बनती, मैं हूँ या फिर मन, अरे कुछ बनाना भी सीख ले कभी तो, अपने पति को कुछ अच्छा सा बनाकर खिला। वही घास फूस की तरह जली हुई ब्रेड और ऑमलेट खिलाती है। ये सुन आरू चिढ़ते हुए, मेरे पति को वही पसंद है तो फिर क्या ही कर सकती हूँ। ये सुन प्रिया उसे घूरते हुए, मैडम सुना है अब काली मिल गई तो फिर जीवन तो बिताना ही है, तो कितना दिन उससे दूर रहा जाए।
वही स्थिति तुम्हारी है, अब बीवी तो मिली गई हो तो बीवी के हाथ का जो बनेगा वह तो पति को खाना ही पड़ेगा ना। ये सुन आन्या उसे घूरते हुए, तुम सभी ने मुझे लेक्चर मत दो, आज शाम का डिनर मैं बनाऊंगी, वह भी सभी के लिए, और मुझे तुम सब में से किसी की हेल्प नहीं चाहिए, उसके बाद बताना कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुन पीछे से कीर्ति आई हुई, कीर्ति बोलती है, दी आप डिनर बनाएगी पक्का ना? नहीं मतलब बता दीजिए, उस हिसाब से हम कहीं ढाबा या होटल पर पहले ही बात कर लेंगे। ये सुन आन्या, प्रिया और कीर्ति दोनों ही एक दूसरे को ताली मार हंसने लगती है। ये देख अन्या चिढ़ जाती है और वो गुस्से में वहां से निकाल जाकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके सोफे पर बैठते ही दादी जी बोलती है, क्या हुआ बेटा? ये सुन आयु गुस्से में, आपकी कैसी कैसी घर में बहू लाकर रखी है, सबकी सब बेकार है, किसी को तो मेरी इज्जत की पड़ी ही नहीं है। उसकी ऐसी बातें सभी मुस्कुराने लगते हैं।